अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रे लिस्ट। तो रे लिस्ट को जानने से पहले या रे लिस्ट जो है वो कैसे काम करती है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो प्रॉब्लम क्या है जो जिसकी वजह से हमें रे लिस्ट को जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, इसकी ज़्यादा थ्योरी की डिस्कस करने की बजाय थोड़ा सा कोड इंटेंसिव तरीके से चलते हैं। देखिए, ये बड़ी कॉमन रिक्वायरमेंट है कि हम अपने सॉफ्टवेयर में जो रेज वगैरह यूज़ करते हैं, हमें उसको डेटा के लिहाज से उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जब आपने कोई भी प्रोसेसिंग करने लगे थे, आपके पास कोई डेटा था बहुत सारा, लेट्स से लिस्ट ऑफ यूआरएल्स थे, और आपने उन यूआरएल्स को जो है ना, मतलब उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी थी, लाइक उन पेजेस को डाउनलोड करना था और उसके ऊपर कोई फर्दर काम करना था। तो जब आप प्रोसेसिंग कर रहे थे तो दरमियान में कुछ मजीद यूआरएल डेटाबेस में फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने किसी दूसरी जगह से ऐड कर दिया, अब आपने उनको भी प्रोसेस करना है। तो अगर आपने उन यूआरएल्स को किसी अरे में स्टोर किया होगा, तो अब आपको क्या करना है, उसी अरे में मजीद यूआरएल्स को भी डालना है। ठीक है, तो अब यानी कि आपने अरे का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका यूज़र प्रोग्राम है, वो यूज़र से डिफरेंट स्ट्रिंग्स लेता है और वो आप जो है ना कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर लेते हैं, और जब आप कोई मेन्यू ऑप्शन दोबारा बताते हैं कि भी एंटर डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, यूज़र कहता है येस और वो एक और नाम एंटर कर देता है। लेकिन उस वक्त तक आपकी ने जो रे ली थी डेटा स्टोर करने के लिए, उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, यानी कि अब जाहिर है अब आप उस अरे में नया डेटा नहीं रख सकते। अगर ओवरराइट करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। अगर आप उसके उस इंडेक्स से ज़्यादा इंडेक्स पर डेटा रखेंगे जो वैलिड नहीं है, तो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एक्सेप्शन आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये एक चैलेंज है कि हम अरे कितने साइज़ की लें कि यूज़र जितना भी डेटा रखना चाहता है वो उसमें रख ले। तो अब मसला ये है कि हम जितने भी साइज़ की रे लें, फ़र्ज़ करें मैं थोड़ा सा इसका कोड लिख के दिखाता हूँ। लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमने नेम स्टोर करने हैं और हम यहाँ पे एक रे ले लेते हैं स्ट्रिंग की। लेट्स से कि हम कहते हैं कि भी एक स्ट्रिंग की रे है और इसका जो है ना वो नाम भी हम नेम्स ही कह देते हैं। ठीक है, नेम्स की एक रे है और इसको स्टैटिक कर लेते हैं ताकि हमें यूज़ करने के लिए बार बार जो है वो माई ऐप का ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, हमें यूज़ करना सिंपल हो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ नेम स्टोर करने हैं। वो मैं चीज़ें कोड स्किप कर रहा हूँ जिसमें आप यूज़र से पूछेंगे कि भाई डू यू वांट टू एंटर अनदर नेम, यानी कि वो चाहे आप यूज़र से पूछें, चाहे वो डेटाबेस से आ रहा हो या वो किसी दूसरे कंप्यूटर से आ रहा हो, इट डज नॉट मैटर। असल प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी एप्लीकेशन में काम करते हुए फ्रीक्वेंटली अपनी जो कलेक्शन है यानी कि रे है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ जाता है। ये मतलब मेन मुद्दा हमारा ये है। तो करेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जब मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया था ना, तो मैंने ज्यूम किया था कि हमारे पास टोटल जो नेम्स है ना वो सिर्फ 2 होंगे। आप 2 की जगह 200 भी कह सकते हैं, 500 कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल नंबर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो वो ज़्यादा आसान होगा। हमने यहाँ पे रे जो डिक्लेयर की शुरू में, हमने कहा जो नेम्स की रे है ना, लेट्स से कि उसका जो साइज़ है वो है लेट्स से कि उसका साइज़ 2 है। अच्छा, हमने इस 2 की जम्पशन के साथ काम करना शुरू किया। यूज़र ने या डेटाबेस से डेटा लोड किया, वो आपने एक इंडेक्स पे रख दिया। लेट्स से कि हम कहते हैं नेम्स का जो इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल वो रख दो, लेट्स से कि कोई एक वैल्यू रख दो। इसी तरह नेम्स के जो 1 इंडेक्स है उसके ऊपर कोई दूसरी वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू रख दो, और इसी तरह अब 2 इंडेक्स पूरे हो गए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर मज़ीद एलिमेंट जो है वो रखना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि भाई जब हम एक अरे बना लेते हैं तो हम उस अरे का साइज़ नहीं चेंज कर सकते। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि अब आपने जो पहले अरे बनाई थी वो 2 साइज़ की थी, अब आप कहेंगे अच्छा वो जो 2 जगह रिजर्व हुई हुई है ना उसके साथ 2 या 3 जगह और रिजर्व हो जाए, ये नहीं हो सकता। आप जब अरे बनाते हैं यानी कि जब अरे को इंस्टेंशिएट करते हैं उसी वक्त बताना पड़ता है कि टोटल अरे कितनी चाहिए। अगर बाद में आपने उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आपको अब एक नई अरे बनानी पड़ेगी और उससे बड़े साइज़ की, और पिछली अरे का सारा जो डेटा है वो उसमें कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम उस सोल्यूशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करें, फ़र्ज़ करें कि यूज़र कहता है कि अब मैंने एक और नेम ऐड करना है, यानी कि नेम्स के मैंने जो है वो 2 इंडेक्स पर जाना है। तो आपको पता है ना कि हमारा टोटल साइज़ ही 2 है, दैट मीन्स कि 0 1 के बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ये काम कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो यूज़र है वो एक नया एलिमेंट स्टोर कर सके, तो और हमारा जो रे का साइज़ है वो डायनामिकली इंक्रीज़ कर जाए। तो देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है रे का साइज़ इंक्रीज़ करना। तो फिर हम करते क्या हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक मेथड बना लेते हैं और उसमें करेंगे ये कि जो शुरू में रे बनाएंगे ना वो मतलब लाइक 2 साइज़ की बना ली, लेकिन जैसे ही यूज़र कहेगा ना कि वो उस अरे में नया डेटा ऐड करना चाहता है तो हम उस अरे की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, उसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल डबल कर देंगे।
ठीक है। तो अब जाहिर है क्योंकि ये हम डायरेक्ट सिंटैक्स यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस अरे में डेटा को ऐड करने का कोई मैकेनिज्म बना लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई यूज़र डायरेक्टली ऐसे नहीं ऐड किया करेगा, यूज़र क्या करेगा, जब भी इसने अरे में डेटा ऐड करना है तो ये यूज़ करेगा कोई मेथड हमारा, ठीक है। हम कहते हैं स्टैटिक फॉर एग्जांपल वॉइड, और ऐड का मेथड यूज़ करेगा और ये स्ट्रिंग देगा और हम उस स्ट्रिंग को इस अरे में जो है वो स्टोर कर देंगे। लेट्स से कि नेम्स की अरे है, तो मैं कहता हूँ कि यूज़र जो भी स्ट्रिंग देगा वो हम उसको, अब इंडेक्स क्या रखें ये भी एक अहम बात है, हम उसको वहाँ पे स्टोर कर देंगे। इंडेक्सिंग में बात आपको बताता हूँ अभी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका जो इंडेक्स है वो कहाँ तक वैलिड है कहाँ तक नहीं है। तो हम यहाँ से इस मेथड को यूज़ कर लिया करेंगे। पहले ऐसा करते हैं, आपको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूँ कि ये काम हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर आपको जब मैं इसका कोड लिख रहा हूँ तो आप कम से कम रिलेट कर पाएंगे कि भाई मैं क्या चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ। हम करने ये लगे हैं कि शुरू में जब हम एक रे डिफाइन कर लेंगे, लेट्स से कि मैं कहता हूँ शुरू में जो मेरी रे है ना, वो मैंने सेट कर दी कि जो मेरी रे का साइज़ है वो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 साइज़ का है। यूज़र जो है जिसने इसमें डेटा ऐड करना है, वो जब वो डेटा ऐड करेगा ना, तो हम कह देंगे जी फॉर एग्जांपल वो 0 इंडेक्स पर रख देंगे। फॉर एग्जांपल उसने पहला नाम रखा, हमने 0 इंडेक्स पर रख दिया। उसने एक और डेटा भेजा, हमने उसको 1 इंडेक्स पर रख दिया। एक और भेजा, हमने 2 पे रख दिया। इसी तरह उसने एक और भेजा, हमने 3 पे रख दिया। अब उसके बाद जब यूज़र डेटा ऐड करेगा तो हम बजाय इसके कि यूज़र यानी कि ऐड करते वक्त हम वो लॉजिक लगाएं कि भाई अच्छा क्या उसका साइज़ पूरा हो चुका है कि नहीं हुआ, हम जो ऐड का फंक्शन है उसके अंदर ये लॉजिक लिख देंगे कि जब यूज़र एक ऐसा एलिमेंट ऐड करे कि जब अरे का साइज़ फिल हो चुका है तो क्या करो, एक और अरे बनाओ। यानी कि ये लॉजिक अभी हम लिखना चाह रहे हैं। क्या करो, उसमें जितने भी पिछले एलिमेंट्स हैं सारे एज इट इज़ कॉपी कर दो, ठीक है, उन इंडेक्स पे 0 1 2 3 जो भी इंडेक्स थे। और उसके बाद जो यूज़र ने नया एलिमेंट कहा है वो ऐड कर दो उसका जो 4th इंडेक्स है। और बाकी जो इंडेक्स हैं फॉर एग्जांपल 5 6 वगैरह, ज़ाहिर है जब हम नई रे बनाएंगे तो हम ज़ाहिर है एक साइज़ ज़्यादा की तो नहीं बनाएंगे ना। हमें पता है कि अगर यूज़र एक साइज़ एक एलिमेंट ज़्यादा रख सकता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो बाद में 3 4 एलिमेंट्स और ऐड करना चाह रहा हो। तो शुरू में हमने 4 साइज़ की बनाई थी, तो अगली जो रे है लेट्स से कि हम उसको अभी मैंने 7 साइज़ ही कर लिया, लेट्स से कि हम उसको कह देंगे कि ये जो है ये 8 साइज़ की रे है। तो 8 बना के 5th इंडेक्स पर उसका डेटा रख देंगे। बाकी जो जगह हैं सारी की सारी वो बाय डिफ़ॉल्ट नल कैरी कर रही होंगी या 0 कैरी कर रही होंगी, डिपेंडिंग ऑन के रे की टाइप क्या थी। अब इसमें चैलेंज ये है कि हम ये कैसे, अगर यूज़र इस रे को ट्रेड करता है तो और मेरी 8 साइज़ की रे है तो मुझे ट्रेड कहाँ तक करना चाहिए, मुझे 7 तक नहीं है ट्रेड करना, मुझे 5 तक ट्रेड करना है, क्योंकि यूज़र ने 5th नंबर लोकेशन तक जो है वो जो डेटा है वो अभी रखा है, बाकी जगह अभी खाली हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लूँगा इस चीज़ का ट्रैक रखने के लिए कि यूज़र ने लास्ट जो इंडेक्स यूज़ किया है वो कौन सा किया है, ताकि जब मैं ट्रेड करूं तो मैं उसी इंडेक्स तक ट्रेड करूं जो यूज़र ने यूज़ किया है। तो मिसाल के तौर पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई लास्ट जो इंडेक्स है ना वो कौन सा था जो यूज़र ने यूज़ किया है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स यूज्ड, कौन सा इंडेक्स लास्ट यूज़ हो चुका है। तो शुरू में हम उसको -1 कह देंगे कि भाई शुरू में ज़ाहिर है उसमें कोई डेटा नहीं पड़ा होगा। बाद में यूज़र जैसे ही डेटा ऐड करेगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स वाले वेरिएबल के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर लिया करेंगे, ठीक है, इनके उसके अंदर +1 कर देंगे, जो भी कह लें। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि यूज़र जितना मर्जी रे में डेटा ऐड करे, यानी कि डेवलपर कह लें, उसको ये टेंशन ना हो कि उस रे का साइज़ फिल हो चुका है और उसने जो है एक नई रे बनानी है बड़े साइज़ की। ये काम हम अलहदा किसी फंक्शन में करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जो है ये काम ज़्यादा नीट तरीके से कर सकें। तो हमें इसके लिए कोड क्या लिखना पड़ेगा, देखिए हमें ये कुछ इस किस्म का काम करना पड़ेगा कि हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा इस चीज़ का ट्रैक रखने के लिए कि अभी तक कितना जो साइज़ है, इंडेक्स है, वो रे का यूज़ हो चुका है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फ़र्ज़ करें एक स्टैटिक इंटीजर है, वो है लास्ट यूज्ड इंडेक्स। लास्ट यूज इंडेक्स कौन सा है, शुरू में वो -1 है कि अभी कोई भी जो वो मतलब उसका इंडेक्स है वो यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। जब भी यूज़र उसके अंदर कोई डेटा ऐड करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लिया करेंगे कि भाई जो भी लास्ट यूज इंडेक्स था उसमें एक इंक्रीमेंट करके उस जगह पर हम उसका जो नया एलिमेंट है वो उसको जो है वो प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा नया एलिमेंट इस रे में ऐड हो जाएगा और शुरू में रे को इनिशियलाइज कर देंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जब मेरा प्रोग्राम चले ना तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक वेरिएबल है, लेट्स से मैं कहता हूँ उसका नाम है इनिशियल कैपेसिटी,
कैपेसिटी, उसकी वैल्यू फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी 2 है, शुरू में उसकी कैपेसिटी 2 होगी, तो मेरा जब प्रोग्राम चलेगा तो मैं नेम्स को जो है ना वो 2 साइज़ से इनिशियलाइज़ कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको इनिशियलाइज़ कर दूंगा। और बाद में जब भी किसी यूज़र ने डेटा ऐड करना होगा तो वो इंडेक्स से नहीं फैच करेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे यूज़ करेगा ऐड का मेथड और इसको कह देगा कि भाई इस डेटा को जो है ना वो इस अरे के अंदर जो है वो ऐड कर दो। इसका बस ये कंसर्न है। और जो बाकी का काम है, यानी कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे फिर ऐड करते हैं एक और चीज़ और फिर यहाँ पे हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल बाद में कुछ और डेटा ऐड कर देते हैं, यानी कि हमने अपना जो मेन कोड है यानी कि मेन मेथड का उसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। और ये जो जिम्मेदारी थी ना ऐड करने की और इस बात का ख्याल रखने की कि लास्ट यूज़ इंडेक्स कौन सा है, कौन से इंडेक्स पर ऐड करना चाहिए, वो हमने अलहदा एक मेथड बनाकर उसको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन कर दी है। अब होगा क्या, जब हम इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ अज्यूम करके कि भाई अच्छा ये जगह अभी इसके अंदर है, लेट्स से, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, हो सकता है ना कि ये मतलब 2 ना हो, कोई और वैल्यू हो, जो भी वैल्यू हो एक वक्त ऐसा आएगा कि उतनी जो कैपेसिटी है वो हमारी फिल हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पे जब एक नया एलिमेंट इसके अंदर ऐड करूँगा तो इस केस में देखें क्या होगा, शुरू में इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 है, तो ये वाले दोनों एलिमेंट वैलिड ऐड हो जाएंगे। और लेकिन जब आबिद हम ऐड करने लगेंगे तो देखें यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि भाई ये तो वैलिड इंडेक्स ही नहीं है ना, यानी कि ये 0 1 2 इंडेक्स तो वैलिड नहीं है, इंडेक्स तो सिर्फ 1 तक वैलिड है। तो प्रॉब्लम आ गया कि रे इंडेक्स ऑफ द बाउंड, यानी कि अगर मैं इसके अंदर डेटा जो है वो ज़्यादा ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऐड के मेथड के अंदर ये भी लॉजिक लगानी पड़ेगी कि अगर तो इस वक्त तक उसकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है तो इस अरे की एक और कॉपी बनाओ और जो नया एलिमेंट ऐड करने को कहा गया है वो पिछले सारे एलिमेंट्स भी कॉपी करो नई अरे में और फिर इस नए वाले एलिमेंट इस एलिमेंट को नई अरे में जो है वो यानी कि प्लेस करो। ठीक है, ताकि यूज़र का यानी कि जो बंदा ये कोड लिख रहा है वो अपने फ्लो के मुताबिक लिखता रहे और यहाँ पर जो ऐड करने का काम है वो उसकी लॉजिक हम यहाँ पे डिफाइन कर दें। मिसाल के तौर पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि अगर तो जो हमारा लास्ट यूज इंडेक्स है वो बराबर हो गया है जो हमारी अरे की टोटल कैपेसिटी है, यानी कि नेम्स की जो कैपेसिटी है, यानी कि इसकी जो लेंथ है और लेंथ चूँकि इंडेक्स एक स्टेप कम होता है ना तो फिर हमें इसमें से एक -1 करना पड़ेगा ना। यानी कि अगर तो हमारा लास्ट यूज इंडेक्स जो है वो यहाँ तक रीच हो गया है, फ़र्ज़ करें कैपेसिटी 2 थी और 2 - 1 1, तो लास्ट यूज इंडेक्स यानी कि 1 हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंदर मज़ीद एलिमेंट नहीं ऐड हो सकता। अब हमें इस अरे को एक और अरे बनानी पड़ेगी और उसको ज़्यादा साइज़ का बनाना पड़ेगा, अभी जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जब ये कंडीशन मीट हो जाए तो क्या करना है, एक और अरे बनानी है स्ट्रिंग की, ठीक है, टेम्प कह देते हैं उसको, और उसकी कैपेसिटी कितनी रखनी है, न्यू स्ट्रिंग, उसकी कैपेसिटी रखनी है कि जाहिर है जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे कुछ ज़्यादा ही रखेंगे ना, ताकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि लाइक मैंने अभी नई रे बनाई थी और उसके अंदर अभी मैंने एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट प्लेस किए हैं और उसकी कैपेसिटी फिर शॉर्ट हो गई है और फिर मुझे बार बार जब मैं रे बनाऊंगा तो पिछले सारे एलिमेंट्स कॉपी करने पड़ेंगे, तो उतना ज़्यादा मेरे प्रोसेसर का जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो मैं करता क्या हूँ, जब मैं नई रे बनाऊँगा तो मैं यहाँ पर कह दूँगा कि जो नई रे बनाओ, लेट्स से कि हम कहते हैं डबल कैपेसिटी की बना दो, जो पहले रे थी उससे ज़्यादा कैपेसिटी की, डबल कैपेसिटी की। तो हम कहते हैं कि इस वक्त जो नेम्स की रे है उसकी जो लेंथ थी उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, यानी कि जो नई रे बनाओ वो डबल साइज़ की बनाओ। अच्छा, ये तो बन गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने पिछले सारे एलिमेंट्स ज़ाया नहीं करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछली रे के सारे एलिमेंट्स कॉपी करने पड़ेंगे अपनी नई वाली रे के ऊपर। ये मैं एक्चुअली सारी जो बैकग्राउंड बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अरे लिस्ट ना हो, यानी कि जो बिल्ट इन कलेक्शंस हैं जावा के अंदर बहुत सारी ना हो, तो फिर हमें इस तरह की लॉजिक लिख के खुद से इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है ताकि हम जितना डेटा चाहते हैं वो अरेज के अंदर ऐड कर सकें। हमें अरेज को डायनामिकली नया क्रिएट करना पड़ता है और इन बातों का ख्याल करना पड़ता है कि जो पुराना डेटा है वो हमने नई रे में कॉपी करना है
और इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हम ये कोड लिख लेंगे फिर मैं आपको इसका आसान तरीका भी बताऊंगा कि भाई देखें ये सारा काम अगर आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका जो फोकस है वो मेन प्रोग्राम पे रहे जो आप लिखना चाह रहे हैं, और जो बाकी का काम है वो जावा की जो बिल्ट इन एपीआईज हैं वो करें, तो फिर आप उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे अगर आप समझ जाएंगे इस बात को कि हमें कितना कोड खुद लिखना पड़े अगर वो बिल्ट इन जो कलेक्शंस हैं जैसे अरे लिस्ट है वो भी बहुत सारी हैं वो ना हो। एनीवे हमें इस डिस्कशन को पहले पूरा कर लेते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कॉपी करने पड़ेंगे, तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इटरेट करो, किस चीज़ को इटरेट करो, जो नेम्स की रे है उसको इटरेट करो और उसका हर एक एलिमेंट इस टेम्प के आई इंडेक्स के ऊपर रख दो। कौन सा एलिमेंट, जो हमारी नेम्स के अंदर ith इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है। अब इस लूप से क्या होगा, ये जो मैंने लूप लिखा है इससे हमारी पिछली अरे के सारे एलिमेंट्स टेम्परेरी अरे में कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। और कॉपी होने के बाद हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई जो हमारी नेम्स की रे है उसको रिप्लेस कर दो टेम्प की रे के साथ, ठीक है। क्यों कर दो, ताकि जब नया एलिमेंट ऐड होने लगे तो उसकी कैपेसिटी जो है वो यानी कि वैलिड एग्जिस्ट करती हो ऐड होने से पहले, और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन जो वो ना आए। इस केस में देखें मैंने जो इनिशियल अरे बनाई थी वो साइज़ 2 की थी, लेकिन मैंने एलिमेंट 3 ऐड किए हैं, लेकिन चूंकि मैंने ऐड जो है वो डायरेक्ट इंडेक्स यूज़ करके नहीं किए, वो मैंने लहदा उसकी लॉजिक एक फंक्शन में शिफ्ट कर दिया है। तो अब मैं जब 3 एलिमेंट भी ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो तीसरा एलिमेंट जब ऐड होने लगेगा तो उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगी बेस्ड ऑन दिस फार्मूला जो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। इसको हम चला के देखते हैं। पहले लेट्स से मैंने इसको रन किया तो अभी देखें कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आती है कि नहीं आती, पहले इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा ये एलिमेंट ऐड हो रहा है। अगर ये देखना चाहते हैं कि ये एलिमेंट ऐड हो रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेसिक सा लूप लगा के ना उसको इटरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी बताओ कि भाई ये जो नेम्स जो हमारी नेम्स की अरे है इसमें अभी तक कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हम यहाँ पे उसको प्रिंट कर देते हैं। एक तो ये काम दूसरा यहाँ पे ये करते हैं कि उसका साइज़ भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम कह देते हैं कि जो इसका साइज़ है ना नेम्स के रे का वो ये है। अगर आप इसको रन करें, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, देखें ज़रा ये देखें अली, शहजाद और आबिद तो सही प्रिंट हुआ है लेकिन नल प्रिंट हुआ है। हालांकि अगर मैं अपने यूजेज के लिहाज से देखूं तो मैंने तो इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट ऐड किए हैं, तो जाहिर है जब मैंने ऐड ही 3 किए हैं तो मैं जब इटरेट करूंगा तो मुझे इटरेशन के दौरान भी 3 एलिमेंट ही चाहिए, क्योंकि नल तो मैंने ऐड नहीं किया और ना नल में मैं इंटरेस्टेड हूँ। दैट मीन्स कि मुझे उसको उतना इटरेट करना है जितने मैंने एलिमेंट्स जो है वो उसके अंदर प्लेस किए हैं, ठीक है। तो वरना जो है वो मैं सही तरीके से उसको इटरेट नहीं कर सकता। तो अब इसका तरीका क्या है कि मुझे इस लूप से मैं इसको इटरेट नहीं कर सकता, मुझे फिर कोई लॉजिक लगानी पड़ेगी इस बात का ख्याल रखने के लिए कि भाई वो सिर्फ उतने इंडेक्स में इटरेट करूं जितने इंडेक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें फिर यहाँ पे कोई लॉजिक लगानी पड़ेगी कि भाई ये जो नेम्स की रे है ये इटरेट नहीं करनी, इस रे का सबसेट इटरेट करना है, ठीक है। यानी कि यूँ कह लें कि हम इस रे की एक कॉपी बनाते हैं, और कॉपी कितनी बनाएंगे, जितनी रे हम यूज़ कर चुके हैं सिर्फ उस तक। तो आपको मैंने लास्ट 1-2 लेक्चर में बताया था ना कि अरेज की अंदर एक क्लास है अरेज के नाम से, हम उसको यूज़ करके कॉपी बना लेते हैं। हम कहते हैं अरेज डॉट कॉपी ऑफ, कॉपी बनाओ किस चीज़ की, जो नेम्स की रे है उसकी कॉपी बनाओ, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है यानी कि जो नई रे बनेगी जिसको हमने इटरेट करना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इटरेट सिर्फ उतने एलिमेंट्स करना चाहते हैं जितने हमने प्लेस किए हैं। तो हम कहेंगे कि जो लास्ट यूज्ड इंडेक्स था, ठीक है, वहाँ तक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें ना, अगर उसका साइज़ 4 है तो लास्ट यूज्ड इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, ठीक है, 2 इंडेक्स है, तो दैट मीन्स कि मुझे उसको 0, 1, 2 तक इटरेट करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो कैपेसिटी है मुझे इससे एक स्टेप ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि मैं कहूँगा कि भाई एक रे बनाओ जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी कि जो मैंने लास्ट यूज इंडेक्स किया है जो कि फॉर एग्जांपल 0, 1, 2 है, तो 3 साइज़ की एक रे बनाओ, और ये क्या करेगा फंक्शन ऑटोमेटिकली उसमें से वो पहले तीनों एलिमेंट्स को कॉपी करके नई रे में रखेगा और उस नई रे को इटरेट करेगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इसको इटरेट करूँगा तो मुझे नल जो है ये नहीं मिलेगा। अभी आप देखिएगा जब नल नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया कि अब मेरे पास सिर्फ उतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कैपेसिटी 4 है लेकिन इटरेट कितने हो रहे हैं,
उतने एलिमेंट्स आइट्रेट हो रहे हैं जितने मैंने उसके अंदर जो है वो ऐड किए थे। इसी तरह आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी मल्टीपल बना दें। आप कहें फॉर एग्जांपल 4 की जगह हम 5 कर देते हैं, तो 5 करने से क्या होगा कि आपको पता ना कि 4 पॉइंट पे जाके उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो उसका साइज़ डबल हो जाएगा। अगर आप इसको रन करें तो जब साइज़ डबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें जब आइट्रेट कर रहे होंगे तो सिर्फ उतने एलिमेंट आइट्रेट कर रहे हैं जितने एग्जिस्ट करते हैं, नल वाले एलिमेंट्स हम आइट्रेट नहीं कर रहे, लेकिन जो कैपेसिटी है वो 8 हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यानी कि बड़ी कम्प्लेक्स लॉजिक लिखनी पड़ती है अगर हमने अरेज को यूज़ करना हो, यानी कि वेरिएबल साइज़ के लिहाज से कि जितनी भी ज़्यादा एलिमेंट्स हमें चाहिए वो हम उसमें ऐड कर लें और हमें वो सारा जो काम मैनेज करना। देखिए अभी तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट ऐड किए हैं, अगर हम रिमूव करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि एक ख़ास इंडेक्स पर एक एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, तो आपको पता ना कि अगर मैं उसी डायग्राम पे वापस जाऊँ, फ़र्ज़ करें ये मेरी रे का जो स्ट्रक्चर है अगर वो ये हो चुका हो और मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ तक जो रे है ये फिल हो चुकी है, यहाँ तक ये सारे एलिमेंट्स मेरे पड़े हुए हैं, और मैं बाद में कहता हूँ कि 3 एलिमेंट को रिमूव कर दो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। अगर मैं उसको बाई डिफ़ॉल्ट वैसे ही इक्वल टू नल कर दूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब अट्रेट हो, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया था ना, तो ये अट्रेट ही ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उसको एक स्टेप वापस प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इसको इधर लेके आऊँगा, इसको इधर लेके आऊँगा, और जो मेरा लास्ट यूज इंडेक्स है उसको मैं एक स्टेप कम कर दूंगा ताकि जो मेरी अरे है वो एक स्टेप कम तक अट्रेट हो। यानी कि इस सारी जो स्टोरी है इसका मकसद ये है कि जो हमारे प्रोग्राम्स की बड़ी फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट है ना कि भाई जितना भी डेटा चाहिए आप रे के अंदर ऐड कर लें और वो रे अपना साइज़ खुद मैनेज करे, हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी ज़्यादा जो है वो लॉजिक लगानी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बड़े बेसिक से 2 फंक्शन लगा कर दिखाए हैं ऐड का, अभी मैंने आपको रिमूव का नहीं करके बताया, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हो सकती है वो नहीं करके बताई। तो देखिए हमें बड़ा ज़्यादा इसके ऊपर अपना जो है ना वो दिमाग खपाना पड़ता है कि अच्छा भी ये इंडेक्स का ख्याल रखना है, अगर मैंने एक एलिमेंट कम किया है तो लास्ट यूज इंडेक्स कम करना है और बाकी सारे एलिमेंट्स को एक स्टेप पीछे शिफ्ट करना है। यानी कि ये देखें सारे बारीकी के काम है ना, तो अगर मेरा सारा टाइम इसके ऊपर लग जाएगा तो मेरा एक्चुअल टाइम किस पे लगना चाहिए था, जो मेरा मेन काम था, इनके फॉर एग्जांपल डेटा कहीं से आ रहा है उसको रे में ऐड किया और उसको निकाला और प्रोसेस करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर लिया। यानी कि मेरा जो टाइम है, जो मेरे डेवलपर की एनर्जी है वो उन चीज़ों पर लगती है जो एक्चुअली सिस्टम को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो रे लिस्ट है वो इस प्रॉब्लम का सलूशन है, उसमें हमें ये सारे काम नहीं करने पड़ते, अब अपनी सब लिस्ट की कॉपी नहीं बनानी पड़ती, एक एलिमेंट रिमूव करें तो अगले सारे एलिमेंट एक स्टेप पीछे शिफ्ट नहीं करने पड़ते, अगर एक एलिमेंट ऐड करें तो हमें ये इस तरीके से ऐड नहीं करना पड़ता। ये सारे काम रे लिस्ट की क्लास के अंदर पहले से हुए हैं, हम जस्ट उसको यूज़ करते हैं और अपना जो काम है वो कर लेते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको जो है वो रे लिस्ट यूज़ करके बताता हूँ ताकि आपको ये बात वाज़ह हो कि हमें ये सारे काम जो है वो हम अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारे जो भी काम है इसको करने का, और हमारी जो कैपेसिटी है वो कैसे डायनामिक रह सकती है।